प्रॉपर्टी देखते हैं हम, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है दैट अगर टोटल चार्ज Q है तो टोटल चार्ज Q जो होगा वो होगा N इंटू ई, where N is an integer and E is the smallest possible charge या चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे स्मॉल चार्ज नहीं हो सकता। तो जो भी चार्ज होगा दुनिया में, आपके पास जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर टोटल चार्ज है, दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ दिस स्मॉलेस्ट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि चार्ज जो भी होगा, टोटल चार्ज, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हमेशा इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज का, राइट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का आधा चार्ज नहीं हो सकता, राइट। इसका 1.5 टाइम्स चार्ज नहीं हो सकता, या तो इतना चार्ज होगा या इसका डबल होगा या इसका 3 टाइम्स होगा या इसका 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा। यानी कि एक इंटीजर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ऐसा कंटिन्यूअस नहीं है 1 2 3 4, तो 1 और 2 के बीच का कोई वैल्यू नहीं हो सकता, राइट। जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है तो इसका डबल दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो 1.6 और 3.2 इंटू 10⁻⁻19 के बीच का कोई चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं क्वांटाइज्ड। कोई भी रैंडम नंबर नहीं होगा, वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज का। तो ये एक पहली प्रॉपर्टी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, दैट चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, दैट चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। ये हम पहले से जानते हैं, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? जो कि प्रोटॉन पे चार्ज है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? सो इट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगा वो P है, जिसको मैं लिख रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जस्ट अपोजिट होता है प्रोटॉन के चार्ज को, तो इसको आप दिखाएंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। So charge is quantized and charge are of two types, positive charge and negative charge. Then third point में हम देखेंगे that whether charge is a scalar quantity और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये देखने को मिलेगा आपको कि चार्ज जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो थर्ड पॉइंट, चार्ज इज अ स्केलर quantity and the force between the charge always acts along the line joining the charges. Always act along the line joining the charges. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है,
लेकिन जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स जो लगेगा इनके बीच में, मतलब दो चार्जेस के बीच में फोर्स अगर आप लगा रहे हो, तो वो हमेशा उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। ऐसे समझो, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये हमें याद रखना पड़ेगा। एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्जेस रिपेल कर रहे होंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो लेट्स से मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे को रिपेल जब कर रहे होंगे तो फोर्स किधर लगेगा? तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। अब रिपल्सिव फोर्स है तो इधर लगेगा फोर्स, और इस पे फोर्स लगेगा इधर, मतलब ये बाहर की तरफ जाना चाह रहा है। अगर इसी की जगह आप एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस हो गए। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो अट्रैक्ट होगा तो ये इधर, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर आएगा। सिमिलरली, अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो उनमें आप क्या देखेंगे? सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, उन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इस तरीके का फोर्स आ जाएगा। तो ये तो बात हुई फोर्स का डायरेक्शन। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो कि कितना फोर्स लग रहा है, तो उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, एक ये चार्ज है और एक यहां चार्ज है ये। पहले वाले चार्ज को नाम दे दिया आपने Q1, सेकंड को नाम दे दिया आपने Q2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो थी R। डिस्टेंस R था इनके बीच में। तो जो फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है। सो फोर्स, इसको ई कह रहा हूं, इलेक्ट्रिकल फोर्स है क्योंकि ये, तो एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी एक कांस्टेंट है। Q1 is the charge on 1, Q2 is the charge on 2, and R is the distance between 1 and 2। तो फोर्स जो है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको आप अलग से भी लिख सकते हो। इसको लिख देते हैं हम इन पूरे को सबको मिला के K। तो दिस बिकम्स K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हो जाती है। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? तो देखो, फोर्स को लिखते हो आप, फोर्स को किस में लिखेंगे? न्यूटन में। न्यूटन, ये इधर जाके हो जाएगा मीटर स्क्वायर, देन कूलम टू द पावर -2। चार्जेस कूलम में लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। ये होना चाहिए यूनिट ऑफ के, या सॉरी वैल्यू ऑफ के 9 इंटू 10⁻9। इसको भी याद रखेंगे। देन ये तो हुआ फोर्स निकालने का तरीका। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, सो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance R is given as
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप कह सकते हो K, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला आपको रखना है याद, क्योंकि ये अभी यूज होगा। एक पॉइंट और, इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल Q is placed on a surface of potential V, then potential energy on the charge is Q into V. If a charged particle Q is placed on a surface of potential V, V is the potential on the surface, then the potential energy on the charge is given by Q into V. So basically what we are saying that अगर मान लो एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, पोटेंशियल V, और इसके सरफेस पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका चार्ज Q है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो ये Q को महसूस होगा, पोटेंशियल एनर्जी Q के ऊपर जो आएगा वो होगा Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अगर दो चार्जेस हैं जो कि एक डिस्टेंस पे हैं और Q1 और Q2 है ये, और इनके बीच डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R। और अगर वही Q एक सरफेस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q इंटू वी, वेयर V इज द पोटेंशियल एंड Q इज द चार्ज। तो ये हुआ बात पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे उसका। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो अब तक पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं। टोटल चार्ज ऑन अ substance या total charge on a particle is 3 point plus 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. Calculate the number of protons present. Calculate the number of protons present. ओके, सो जैसा कि हमने पढ़ा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो सिंस चार्ज इज क्वांटाइज्ड हम यूज कर सकते हैं Q इक्वल टू N इंटू ई। तो टोटल चार्ज था 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एन तो मुझे निकालना है, ई कितना है, अब मैं देख रहा हूं ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन की वजह से आ रहा होगा, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो यहां से एन की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट एग्जांपल,
two charges E and minus 2E are separated by a distance R. Calculate the force, second, the direction of force, and third, potential energy of the system. सो दो चार्जेस हैं यहाँ पे, एक है E और एक है -2E। इनके बीच में डिस्टेंस है R और पूछता है कि बताइए फोर्स कितना होगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दैट मीन्स K, तो K रहेगा, Q1 कितना है E, Q2 कितना है -2E, एंड द डिस्टेंस इज R, सो दिस बिकम्स -2 KE स्क्वायर अपॉन R। ये माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पे, ये माइनस साइन यहाँ पे बता रहा है, अच्छा मैग्नीट्यूड तो 2 KE स्क्वायर अपॉन R, तो R स्क्वायर होगा, R क्यों किया, R स्क्वायर। तो यहाँ जो फोर्स है वो, उसका मैग्नीट्यूड इतना है। ये माइनस क्या बता रहा है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब हुआ दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा, लेकिन एक दूसरे की तरफ होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर प्लस साइन आता है यानी कि ये दोनों रिपल्सिव होते, दूर दूर जा रहे होते। देन थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, देखो दो चार्ज सिस्टम है तो दो चार्ज सिस्टम का फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन R, दैट इज K E -2E अपॉन R। तो ये आ जाता है -2 KE स्क्वायर अपॉन R। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में देखिए अंतर क्या है, फोर्स में डिनोमिनेटर में R स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी में डिनोमिनेटर में R है। ओके okay. एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। पोटेंशियल ऑन अ सरफेस is 3 volt and a of charge of 2E is on the surface. Calculate
the potential energy. Calculate the potential energy of the charge. हो गया? अच्छा चलो मैं बता देता हूं यहाँ पे E की वैल्यू ले लो आप 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो एक कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका ऊपर चार्ज है 2E और इस सरफेस के ऊपर में पोटेंशियल है 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू वी, दैट इज 2E इंटू 3 वोल्ट। तो एक तो ये हो जाएगा 6 EV। EV होता है, अभी EV को अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम और ये पोटेंशियल को वोल्ट में लिख रहे हो आप, तो कूलम इंटू वोल्ट। तो कूलम इंटू वोल्ट बिकम्स जूल। तो दिस वैल्यू बिकम्स, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 9.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो आप पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते थे या आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये जो आप देख रहे हो ई वी, ई इंटू वी, ई क्या है? चार्ज। इसका एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ ई वी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। इसको भी यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन था किसी सरफेस पे तो ईवी वाला यूनिट भी यूज कर लिया जाएगा। हो गया? एक और एग्जांपल देखो। दस वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, दिस इज द नेगेटिव एंड एंड दिस वन इज द पॉजिटिव एंड। देन एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है जिसके ऊपर पोटेंशियल है 5E। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी relative to, yeah, taking the negative plate
as reference of 0 वोल्ट। और थोड़ा और ये अच्छा दिखे इसके लिए क्या करेंगे, इसको एक इस तरीके से हम ग्लास के अंदर में डाल देंगे। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी टेकिंग द नेगेटिव प्लेट एज रेफरेंस ऑफ 0 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता सकते हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दो आंसर। वेयर E इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। बताओ किसी का आंसर आया? तो मैंने ये कहा यहाँ पे कि रेफरेंस के लिए आप क्या करिए, जो नेगेटिव प्लेट है ना, नेगेटिव प्लेट मतलब जो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड होगी, ऑब्वियसली ये नेगेटिव प्लेट होगी। नेगेटिव प्लेट को ले लो 0 वोल्ट। तो अगर आप 0 वोल्ट लेते हो तो देखो वायर के अंदर में तो सब 0 हो जाएगा, यानी ये एंड 0 वोल्ट हो जाएगा और ये एंड 0 वोल्ट हो जाएगा। बैटरी 10 वोल्ट की है तो बैटरी को जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो ये दूसरी तरफ कितना पोटेंशियल हो जाएगा बताओ? 10 वोल्ट की बैटरी है, इस तरफ अगर आपने 0 माना तो दूसरी तरफ कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। कैसे पता? क्योंकि ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगा रहा था, तो नेगेटिव एंड अगर 0 है तो उसका पॉजिटिव एंड को 10 वोल्ट होना पड़ेगा। तो 10 वोल्ट है तो ये वाला एंड कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट का। दैट मीन्स सीधा सीधा एक लाइन में हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो हमारा जो सरफेस है उसका उस पे चार्ज है 5 E एंड पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। सो दिस बिकम्स 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखो 1 EV मैंने बताया था अभी, 1 EV इज 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 जूल। इसको सॉल्व करके आप आंसर जूल में भी ला सकते हैं। दिस इज द आंसर। ओके, इसके आगे देखेंगे हम। एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं यहाँ पे। सो लिखो, एन alpha particle is projected from infinity with the velocity v naught. An alpha particle is projected towards the nucleus of an atom having atomic number equal to z. Having atomic number equal to z. Then find out, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कहता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। सेकेंड, what is
the velocity of the alpha particle at distance r1, where r1 is greater than r from the nucleus. तो देखिए क्वेश्चन को मैं डायग्रामेटिकली पहले बनाऊंगा। तो क्या कह रहे हैं हम, एक अल्फा पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया हमने इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से प्रोजेक्ट किया विथ अ वेलोसिटी v नॉट। और मान लेते हैं इस अल्फा पार्टिकल का मास m अल्फा है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m अल्फा। इसको प्रोजेक्ट किया आपने, यानी कि फेंक दिया है विथ अ वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहा होगा, हैविंग एटॉमिक नंबर z। अब z एटॉमिक नंबर z क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पे अगर इसका एटॉमिक नंबर z था तो z नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज आपको पता था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 था। तो एक प्रोटॉन पे ऊपर चार्ज मान लो मैं ई मान लेता हूं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा न्यूक्लियस पे, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Z इंटू ई। ये हमको समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर से चार्ज ऑन वन प्रोटॉन ई, तो Z इंटू ई विल गिव द टोटल चार्ज। खैर, तो कहता है कि ये जो न्यूक्लियस की तरफ आपने प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट किया तो फिर क्या हुआ, देन फाइंड आउट द क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस अप्रोच। तो क्या होगा कि ये अल्फा पार्टिकल जो है, हम ये जानते थे ये हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम जिसके ऊपर +2 चार्ज था। तो ये न्यूक्लियस की तरफ जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, फिर क्या होगा, आपको याद आएगा कि अच्छा दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो एक डिस्टेंस तक जाएगा करीब, और उसके बाद क्या होगा, ये रिपल्शन डोमिनेट करने लगेगा और ये फिर एक डिस्टेंस जाके रुक जाएगा, और फिर उसके बाद ये वापस जाने लगेगा। क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी थी इसके पास, तो वेलोसिटी थी इसके पास, तो ये करीब आने लगा, करीब आने लगा तो दोनों सेम चार्जेस थे, सेम चार्जेस थे, तो इनके बीच में जैसे जैसे और करीब आता जाएगा रिपल्सन बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा तो एक पॉइंट आया जहां ये रुक गया, और उसके बाद फिर ये वापस पीछे की तरफ जाने लगेगा। तो पूछता है कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, यानी सबसे करीब कितना पहुंच सकता है, टकरा तो सकता नहीं जाके, बिकॉज सेम चार्जेस थे, एक पॉइंट पे रिपेल करने लगेंगे, तो पूछता है मैक्स मिन कितना क्लोजेस्ट पहुंच सकता है। तो उस क्लोजेस्ट डिस्टेंस को आप मान लीजिए आर, मान लिया मैंने कि आर डिस्टेंस तक करीब पहुंच गया, ये क्लोजेस्ट पॉइंट था। ठीक है, अब मुझे पूछा है कि आप आर कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो यहां पे हमें एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हम ये जानते थे दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या काइनेटिक एनर्जी 1 कहते हैं अगर हम, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1, टोटल एनर्जी हो जाएगा ये, शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। ke1 प्लस pe1 इक्वल टू ke2 प्लस pe2। तो इनिशियली आपने जो शुरू किया था अल्फा पार्टिकल लेके, उसका वेलोसिटी था v नॉट, लेकिन हमारा न्यूक्लियस तो रुका हुआ था, तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। मान के चलना है ये रुका हुआ है, न्यूक्लियस रुका हुआ है, बस अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv²। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और वेलोसिटी कितनी थी इसकी v नॉट, तो v नॉट का स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था चार्जेस के लिए, k q1 q2 अपॉन r। तो पहले हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंफिनिटी, तो अगर आपने इंफिनिटी से प्रोजेक्ट किया है तो इनके बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा,
और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस है इनके बीच में, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो यहां आर की जगह इंफिनिटी आ जाएगा, और हमें पता है कि 1/इंफिनिटी इक्वल्स टू 0 होता है। नहीं पता है तो लिख लो पूरा, के Q1 कितना है, तो हीलियम पे +2, तो चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर, 2 इंटू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो +2 चार्ज है तो 2, तो 2 इंटू ई, तो के इंटू 2e। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज था, ZE अपॉन इंफिनिटी। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 2 कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 है वो वाला पॉइंट जब ये न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट पहुंच चुका है, तो ये है वो सेकेंड वाला पॉइंट। तो सेकेंड वाले पॉइंट पे तो आके क्या हुआ, हमने कहा ये करीब आता जाएगा, ये एक पॉइंट पे जब रुकेगा तो दैट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट, उसके बाद फिर पीछे जाने लगेगा। तो जब क्लोजेस्ट पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, तो अब इनके बीच में डिस्टेंस है r, तो हो जाएगा ये k Q1 कितना था 2e, Q2 कितना था ZE अपॉन r, ये कैपिटल R ले लेते हैं इसको। अब जरा इसे सॉल्व करें और R की वैल्यू निकालें। सो दिस बिकम्स हाफ m alpha इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू k इंटू 2e इंटू ZE अपॉन R। सिर्फ अब ये सॉल्व करना बचा है, इसको बताओ R कितना आ रहा है, देखो यहाँ से सॉल्व करके, तो R आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाता है 4k ZE स्क्वायर अपॉन m alpha इंटू वी नॉट स्क्वायर, that is the distance of closest approach, closest distance of approach। देन इसके बाद कहता है कि एक R1 डिस्टेंस तक पहुंचता है, जहां पे R1 डिस्टेंस इज ग्रेटर देन R, तो R1 यहां कहीं पे रहा होगा, तो ये है R1। R1 डिस्टेंस पे जब पहुंचता है तो कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वेलोसिटी होगी। तो एक बार और हम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा देंगे, नोट कर लिया यहां तक हमने। सो हम कह रहे हैं यहाँ पे दैट सेकेंड पार्ट, let the velocity of alpha particle at v1 at r1 at distance r1 is v1। मान लेते हैं वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की r1 डिस्टेंस पे v1 थी। सो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन we can use PE1 plus KE1 equal to PE3 plus KE3। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो हम निकाल चुके थे K1 वाले पॉइंट पे, KE2 कितना था, हाफ m अल्फा इंटू वी नॉट स्क्वायर। PE3 कितना हो जाएगा अब, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि यहाँ R1 है, R1 स्क्वायर नहीं R1। और K3 पॉइंट पे कितना था, R1 पॉइंट पे वेलोसिटी थी v1, दैट इज हाफ m अल्फा इंटू वी1 स्क्वायर। अब v1 लाना है आपको, तो इस वैल्यू को इधर ले आओ और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे R1 की वैल्यू या v1 की वैल्यू, अगर v1 चाहिए था आपको तो R1 दिया होना चाहिए था, R1 चाहिए था तो v1 दिया हुआ होगा, बस इसको सॉल्व करना है। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना एक इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है मान के चल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पहले जो थी वही, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बाद में भी रहेगी। ओके, एक क्वेश्चन टू ट्राई करोगे आप, पहले नोट करो इसको फिर देता हूं।
A proton is projected from infinity with a velocity v naught towards a nucleus having atomic number Z. Calculate the distance of closest approach. Calculate the distance of closest approach. A proton is projected from infinity with a velocity v naught towards a nucleus. Calculate the distance of closest approach. इस closest distance of approach को मैं r बोल रहा हूं, तो मुझे r कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको, डिराइव करो इसको, जो हमने अल्फा पार्टिकल के लिए किया था आप इसमें जरा डिराइव करके। एक यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन, ये रहा प्रोटॉन, इसको प्रोजेक्ट कर दिया आपने एक न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है, मतलब इधर भेज दिया है। इमेजिन करो थोड़ा सा, तो ये मिनिमम एक डिस्टेंस तक पहुंचा, यहाँ आने के बाद वापस यहाँ तक आएगा, यहाँ आते 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 इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रुक जाएगा यहाँ पे, तो रुक जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब निकला था ये अपने इन्फिनिटी से, तो इसके पास वेलोसिटी थी वी नॉट, और मास कितना था, तो मास ऑफ प्रोटॉन एमपी ले लेते हैं। अब जब ये एक डिस्टेंस पहुंचा क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, तो इसका डिस्टेंस मान लिया हमने आर हो गया। तो इन्फिनिटी से आर तक पहुंचते पहुंचते तक इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, और इसके बाद क्या होगा, वापस अब रिपल्शन बढ़ेगा, सेम चार्जेस, तो वापस ये पीछे जाने लगेगा, और पीछे जाने लगेगा तो इसकी वेलोसिटी वापस से बढ़ने लगेगी। तो एटॉमिक नंबर था इसका Z, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर जो थे इस न्यूक्लियस के अंदर में, वो था Z। तो टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस विल बी Z इंटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। तो हमारा जो प्रोटॉन था उसके ऊपर भी आप चार्ज कह सकते हो कि E है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को रिलेट कर देते हैं हम, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन we can say that potential energy 1 plus kinetic energy 1 equal to potential energy 2 plus kinetic energy 2। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है k q1 q2 अपॉन r, इन्फिनिटी पे था तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे 0। काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 2 इज k Q1 कितना है, चार्ज ऑन प्रोटॉन E, और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है देखो, Z इंटू ई अपॉन के Q1 Q2 अपॉन R, प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आके रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। सो यहां से R की वैल्यू हो जाएगी 2kZe स्क्वायर अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी नॉट स्क्वायर, that will be the R, distance of closest approach। अब यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूक्लियस में Z की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, जैसे कल को सिल्वर या गोल्ड दे देंगे आपको और बोलेंगे प्रोटॉन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो Z की जगह यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर रिप्लेस कर देना है, E की जगह चार्ज रिप्लेस कर देना, और उससे आंसर आप अलग अलग न्यूक्लियस के लिए निकाल सकते हैं। ओके, देन बात करेंगे हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की। सो लास्ट क्लास में भी मैंने थोड़ा सा बताया था दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is very small as compared to volume
ऑफ एटम, एटम के रेस्पेक्ट में अगर हम कंपेयर करें तो न्यूक्लियस की वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर हम देखें डायमीटर या रेडियस लिख सकते थे आप, डायमीटर ऑफ एटम, तो ये लगभग 10⁻⁻10 मीटर के आसपास का रेडियस आएगा। एंड डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का। सो काफ़ी स्मॉल होगा, कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं, लगभग 10⁻5 टाइम्स 10⁻5 टाइम्स स्मॉलर देन एटम। जो न्यूक्लियस है इट इज ऑलमोस्ट 10⁻5 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ एटम। और अगर आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना चाहते हो तो उसके लिए एक रफ एस्टिमेट का फॉर्मूला है, कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है, R=R0 A⁻⁻⅓ सेंटीमीटर, जहां पे R0 कैन बी 1.1 into 10⁻⁻13 to 1.44 into 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ए यहां पे होगा मास नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और आर होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, अब आर नॉट की वैल्यू आप 1.1 इंटू 10⁻⁻13 टू 1.4 इंटू 10⁻⁻13 अपने हिसाब से आप ऐसी वैल्यू ले लो जिससे आपको कैलकुलेशन आसान लगे। इनमें से कोई एक वैल्यू आप ले सकते हो अप्रोक्सीमेट आंसर आर का कैलकुलेट करने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि calculate the radius of nucleus of लेट्स से सल्फर का कहते हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सल्फर एटम, जहां पे आप आर नॉट की वैल्यू ले सकते हैं। आपको दे रखा है यहाँ पे कि 1.1 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर लेना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप 1.1 टू 1.44 तक का वैल्यू ले सकते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सल्फर एटम। सो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी R0 A⁻⁻⅓ सेंटीमीटर। दैट मीन्स R0 को 1.1 इंटू 10⁻⁻13 लेना है और 32⁻⁻⅓ सेंटीमीटर। दैट विल गिव द आंसर। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ये। सॉल्व नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखो। कैलकुलेट द रेशियो
of volume of atom and volume of nucleus. Calculate the ratio of volume of atom and volume of nucleus for an atom. For an atom. सो वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, आपने रेडियस तो दे ही नहीं रखा है, तो इसके पहले मैंने ये बताया था दैट डायमीटर ऑफ एटम अगर हम देखें तो वो लगभग आ जाता था एटम के लिए, रेडियस लगभग आता था 10 मीटर के ऑर्डर का, और न्यूक्लियस जो था वो आ जाता था लगभग 10 to the power -15 मीटर के ऑर्डर का। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ एटम निकालें तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज द रेडियस ऑफ एटम, दैट इज 10 to the power -10 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना है 4/3 पाई 10 to the power -15 क्यूब, दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power 5 बचेगा, ये 10 to the power 15 के ऑर्डर का अपना आंसर आ जाएगा। ओके, जल्दी जल्दी से 2-4 हम पॉइंट लिख लेंगे एटॉमिक नंबर के ऊपर। अब नोट कर लिया यहाँ तक हमने? तो एटॉमिक नंबर, सीधा सीधा डेफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसे आप सिंबल से जानते हो Z। एक और डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। अब ये न्यूट्रल एटम होना जरूरी है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। सो लेट्स से एग्जांपल के लिए बताता हूं, सोडियम +1, इसमें आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, तो आप कहोगे देखो सोडियम जो है वो 11, तो यहां पे 11 प्रोटॉन है, राइट। और अगर आप डायमीटर भी ले लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वही तो मैं कह रहा हूं। अगर आप डायमीटर लोगे तो कितना आएगा 10 to the power -10। अगर आपने डायमीटर लिया तो फिर रेडियस कितना होगा 10 to the power -10/2। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डायमीटर 10 to the power -10 का है, डायमीटर 10 to the power -10 का है, तो रेडियस 10 to the power -10/2 होगा, वो भी लगभग 10 to the power -10 का ही तो होगा। अच्छा, मान लो चलो डायमीटर ही ले लिया, तो ले लो, तो ये हो जाएगा डायमीटर 10 to the रेडियस 10 to the power -10/2, और इधर न्यूक्लियस का भी तो हमने डायमीटर लिया था, तो उसका भी रेडियस निकालोगे तो कितना होगा 10 to the power -15/2। रखो यहाँ पे, कैंसिल आउट हो जाना है सब, आंसर तो यही आएगा। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? रेडियस और डायमीटर लगभग एक ही ऑर्डर के आते हैं, तो यहां से फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो 2 जो आएगा डिनोमिनेटर में, वो दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। 11 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पे +1 है, इसका मतलब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इस चार्ज स्पीशीज में अगर मैं इलेक्ट्रॉन से निकालने जाता एटॉमिक नंबर तो वो गलत हो जाता, क्योंकि न्यूट्रल एटम होना चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर वाली। ओके, एक पॉइंट और लिख लेना, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। ओके, देन लिखो मास नंबर। मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से,
तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल गिव द मास नंबर. इसको आप ऐसे भी लिख देते हो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन. न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रेजेंट होगा उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं. तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कहलाता है मास नंबर. तो मास नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन था एटॉमिक नंबर के बराबर में, तो मास नंबर इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो उसके लिए यहां से फॉर्मूला आ जाता है. फॉर्मूला क्या है? ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. अगर आप कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा. अब रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा सा देख लीजिए. अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एलिमेंट का सिंबल जो होगा वो बीच में होगा, नीचे की तरफ होता है Z यानी कि एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ यहां पे होता है A यानी कि मास नंबर. सो ये बता रहा है एटॉमिक नंबर, यहां पे ये बता रहा है मास नंबर, और ये है हमारा सिंबल ऑफ द एलिमेंट. राइट? जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन को आप ऐसे लिख सकते थे क्लोरीन 35, ये हो गया मास नंबर, और ये नीचे लिखा हुआ है 17. आप इसको ऐसे भी लिखते थे 17 एंड 35 इस तरफ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. आगे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं. ऊपर की तरफ लिखा हुआ मास नंबर होता है, नीचे की तरफ लिखा हुआ एटॉमिक नंबर होता है. देन एक दो डेफिनेशन और. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, element having same atomic number but different mass number. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होगा, इसको कहते हैं आइसोटोप. जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, इसको कहते हैं प्रोटियम, देन है ड्यूटीरियम, एंड तीसरा है ट्रीटियम. तो तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है. यानी कि क्या अलग अलग है? यहां पे अलग अलग है न्यूट्रॉन्स का नंबर. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है. देन आइसोबार्स लिख लेंगे हम. सो आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट एलिमेंट्स which have same mass number and different atomic number. तो सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं आइसोबार्स. जैसे एग्जांपल के लिए आप यहां लिख लीजिएगा, आर्गन 1840, देन पोटेशियम 1940 एंड कैल्शियम 2040. तो पोटेशियम का वैसे तो 39 होता है, बट ये पोटेशियम का एक आइसोटोप है जिसका 40 है मास नंबर. सिमिलरली आर्गन जो होता है उसका 39 के आसपास होता है, तो इसका एक आइसोटोप है आर्गन का जिसका 40 है. तो ये तीन जो है ये हमारे अलग अलग एलिमेंट्स है जिनका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग होगा. ऑब्वियसली अलग अलग एलिमेंट्स है तो उनका एटॉमिक नंबर तो अलग होना ही चाहिए था, लेकिन मास नंबर सेम हो जाए तो उनको कहते हैं आइसोबार्स. नोट करिए. और इसके बाद हम लिखेंगे आइसोटोन्स. आइसोटोन्स. सो atoms of
different element which contain same number of neutrons are called आइसोटोन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर है तो उसको आइसोटोन्स कहेंगे। एटॉमिक नंबर सेम जरूरी नहीं है, मास नंबर सेम नहीं है, बट न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्बन 614, नाइट्रोजन 715 एंड ऑक्सीजन 8 एंड 16। तो अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहते थे तो आपको करना ये था मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ए माइनस जेड। तो पहले वाले में देखो 14 माइनस 6, नाइट्रोजन वाले में 15 माइनस 7, 17 माइनस 8। करेंगे आप सब्ट्रैक्ट तो आपको दिखेगा तीनों ही केस में 8 आ रहा है। ओके, सो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे अगर तो उसको आइसोटोन्स कहते हैं। लास्ट वन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, द स्पीशीज, नाउ दिस स्पीशीज कैन बी एटम, न्यूट्रल हो सकता है या फिर चार्ज हो सकता है, तो आयन लिख दिया मैंने। द स्पीशीज विच आर एटम और आयन containing same number of electrons are called isoelectronic। having same number of electrons are called isoelectronic। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, अगर आपसे हम कहें कि नियॉन में और सोडियम प्लस में आप चेक करिए क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। तो देखो नियॉन एटॉमिक नंबर था 10, न्यूट्रल स्पीशीज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कह सकते हो कि यहां 10 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, यानी कि इसके अंदर में 11 प्रोटॉन थे और 11 न्यूट्रॉन थे। लेकिन आपने किया ये कि सोडियम के एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, तो सोडियम पे आ गया प्लस और इलेक्ट्रॉन -1 लेके निकल गया। तो 11 इलेक्ट्रॉन तो थे न्यूट्रल में, लेकिन आपने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो अब कितने हो गए? अब हो गए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। आप सीधे सीधे समझो, प्लस चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। और अगर यहीं पे मैं कह दूं O2 माइनस, O2 माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे समझें, ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए मतलब 2 माइनस इसमें ऐड हो गया, तो अब ये बन गया O2 माइनस। तो 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। कितने से बढ़ेंगे? तो जितना प्लस चार्ज है उतने से आप कम कर दो एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करके, और अगर माइनस चार्ज है तो आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे किसमें? एटॉमिक नंबर में। जैसे 8 में 2 माइनस तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। तो ये तीनों स्पीशीज में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कह सकता हूं दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। These are isoelectronic species। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सिर्फ एटम्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, नोट करिए यहां तक। जैसे आपसे कहूं अगर मैं CO2 एंड N2O, जरा चेक करके बताओ क्या ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं? आर दीज टू आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? सो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 8 प्लस 8, ये हो गया 22। N2O नाइट्रोजन पे 7, 7 और ऑक्सीजन पे 8, ये कितना आ गया? 22। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम हो गए, यानी कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएंगे।
ओके, एक और एग्जांपल देखो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास है Br- और इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर है इसका 35। सो इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is 45, calculate the mass number and number of electrons in the species. If the number of neutron is 45, calculate the mass number and number of electron. जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। तो मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि यहाँ 35 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि यहाँ 45, दैट इज 80। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए तो 35 तो न्यूट्रल में थे, लेकिन आपने क्या किया, माइनस लगा दिया, यानी बी आर में आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के बी आर माइनस बना लिया है। तो बी आर में 35 थे, एक इलेक्ट्रॉन आपने और जोड़ लिया तो बी आर माइनस में कितने हो जाएंगे, वी हैव 36 इलेक्ट्रॉन।